हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं जसप्रीत सिंह बिस्ट, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी इन दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। एक बार फिर आपके सामने करंट अफेयर क्लास को लेकर आया हूँ। डीडीए के जो हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो है वीकली करंट अफेयर की क्लास आती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। Have you ever heard वीकली इंडिया एग्जाम हार्ड होता हर है? वीक का एक My answer is हम वीडियो आसान होता है। आप तक पहुंचाते हैं। Do you really want इसी to के join सिलसिले National में आज Defense मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि करंट अफेयर का सेट नंबर 47 होगा। इस 47 नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम सीडीएसई हो, एनडीए हो, अदर नेवी एसएसआर हो, एसएससी हो, सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में कौन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन होंगे उन पर चर्चा करेंगे। इस पर पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा कि एम पावर मेजर्स विच आर सीन इन द न्यूज़ आर एसोसिएट विद विच ऑर्गेनाइजेशन। जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, समाचार पत्रों में दिखाई देने वाला एम पावर मेजर्स के संगठन से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। यूएन वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किस ऑर्गेनाइजेशन से ये संबंधित है? ठीक है ना, एम पावर। ठीक है, जल्दी से बताएं। सबसे पहली बात तो एम पावर का जो मेन एम था, मकसद था, वो क्या था? प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम। जय हिंद, जय स्टूडेंट पेरेंट्स। टोबैको, आप सभी का एक बार फिर संदीप सीरीज लेने आ रही है। धूम्रपान करने वाले लोगों को जो Students, है बचाना था। ठीक है ना। फॉर्म खुल जाएगा और दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम दिस 15 इज ईयर फ्री का ऑल डाटा इंडिया देखें, मॉक टेस्ट सीरीज। लास्ट 15 ईयर में लगभग 71% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसका 70%, ठीक है ना, पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 70% जो है प्रोटेक्ट किया है कम से कम वन मेजर से, एटलीस्ट वन मेजर से उनको प्रोटेक्शन दिलवाई गई है। 71%, याद रखना, लास्ट 15 ईयर का जो डाटा है। और ये कहता है कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या ये आंकड़ा है कि लास्ट 15 ईयर में, लगभग पिछले 15 सालों का अगर डाटा उठा के देखें तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 71% किसी न किसी एक उपाय से उनको जो है प्रोटेक्ट किया गया है। क्लियर? तो तंबाकू का जो सेवन ज़्यादा करते हैं उसके लिए ये पावर मेजर एक उपाय है। ठीक है ना। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो 1944 में इस्टेब्लिश होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बात क्लियर हुई? कहाँ? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यूनेस्को हैज सजेस्टेड एडिंग विच सिटी टू इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स इन डेंजर। यानी यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? नई दिल्ली को है, रोम को है, वेनिस को है या पेरिस को है? ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यूनेस्को की बात करते हैं। भाई यूनेस्को को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो यूनेस्को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर किधर है? तो हेडक्वार्टर बोलेगा फ्रांस, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? यूनेस्को एक ऐसा बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो वर्ल्ड में उन साइट्स को जो है ऐड करता है या उनको जो है अपने अधिकार में लेता है जो खतरे में है या जिसकी कोई हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। ठीक है ना, उनको लेता है। अगर हम इंडिया की बात करें, भाई इंडियन साइट्स कितनी हैं जो अभी यूनेस्को के अंतर्गत आ रही है? इंडियन साइट्स की अगर बात करेंगे तो इंडियन साइट्स की अगर बात करेंगे तो लगभग 40 स्थान इंडिया के ऐसे हैं जो यूनेस्को में शामिल हो रखे हैं। अगर मैं लास्ट 39 और 40 की बात करूं तो लास्ट 39 में आपको पता होगा एक था रंगपा टेम्पल या रंपा टेम्पल है, रंपा टेम्पल है ना, रंपा टेम्पल। कहाँ है ये रंपा टेम्पल? ये तेलंगाना में है।
और एक है धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है और रंगपा टेम्पल आपका तेलंगाना में है, ठीक है बेटे। तो ये दोनों की दोनों इंडियन साइट्स 2021 में, है ना, किस में शामिल हुई थी? यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को में शामिल हुई थी। बट यहाँ पूछा गया है कि यूनेस्को के किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर की सूची में शामिल या जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया? तो इटालियन सिटी है क्या? वेनिस। इटालियन सिटी है, इटली की एक सिटी है वेनिस, उसको जो है अभी यूनेस्को ने जो है अपनी साइड में ऐड किया है, इंक्लूड किया है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है फाल्कॉन। फाल्कॉन शील्ड 2023 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज पार्टिसिपेटेड बाय विच कंट्री? फाल्कन शील्ड जो है 2023 में सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया है? इंडिया यूएसए है, चाइना यूएई है, या चाइना रसिया है, या इंडिया यूएई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट चाइना यूएई है, ठीक है। कौन होगा? चाइना यूएई है। और ये चाइना यूएई का फर्स्ट एडिशन है, ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट एडिशन। पहली बार जो है चाइना यूएई एक साथ जो है अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर यूएई की बात करेंगे तो ये मिडल एशियन कंट्री है, मिडिल एशियन कंट्री है, आपको पता है, और इंडिया का सबसे बड़ा अच्छा मित्र है यूएई, है ना। इंडिया के साथ अच्छी खासी दोस्ती है। एक्चुअल में यूएई, चाइना चाहता है कि हम यूएई के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, आगे ट्रेड को लेकर या अदर जो भी इन्वेस्ट होता है उसको लेकर, ठीक है ना। तो चाइना की आदत तो आपको पता ही है। और यूएई चाइना से एक एंटी मिसाइल भी खरीदेगा, उस मिसाइल का नाम है ब्लू एरो 7। ब्लू एरो 7 एक एंटी मिसाइल है, याद रखना, एक एंटी मिसाइल है जिसको चाइना किससे खरीदेगा? सॉरी, यूएई किससे खरीदेगा? चाइना से। एंटी मिसाइल है एक, ये भी आपको याद रखना है। कौन है? ब्लू एरो 7। क्लियर हुई बात? ब्लू एरो 7 जो है एंटी मिसाइल है, चाइना यूएई चाइना से खरीदेगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो चाइना और यूएई के बीच में जो है फाल्कन शील्ड 2023 एक एक्सरसाइज हुआ था। व्हाट नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वर फिल्ड फॉर ईयर 2023-24, एनुअल ईयर 2022-23-24 इन इंडिया? यानी भारत में निर्धारित वर्ष 2023-24 के लिए कितनी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, है ना। आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हैं, आईटीआर भरते हैं जो, उसमें कितने लोगों ने दाखिल किया है, कितने लोगों ने टैक्स भरा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी डाटा जो इनकम टैक्स की तरफ से आता है 6.77 करोड़ लोगों ने जो है आईटीआर को फिल किया है। अगर हम स्लीब की बात करें कि इनकम टैक्स स्लीब 2022-23 या 2023-24 की अगर बात करेंगे तो कितनी स्लीब है? 5 स्लीब में जो है आपको टैक्स पेड करना है ना। एक 0 से 3 लाख तक की है, एक 3 से 6 लाख तक की है, एक 6 से 9 लाख तक की है, एक 9 से 12 लाख तक की है, ठीक है, और एक 12 से 15 लाख तक की है, ठीक है। तो ये आपके जो है क्या है, ये स्लेब बना रखें। 0 से 3 लाख तक के जो दायरे में आएंगे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख के तक के जो इनकम होगी उनको 5%, उसके बाद 6 से 9 लाख तक के 10%, 9 से 12 लाख तक के आपको जो है 12%, और इसके बाद आपको कितना परसेंट? 15% देना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई? 10% के बाद 15% होगा, सॉरी, और ये होगा 20%। तो 15%, 20%, ये आपके 5 स्लेब बना रखे हैं इनकम टैक्स ने, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द उल्लास, है ना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, है ना, इनिशिएटिव। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास, ठीक है, उल्लास नाम का एक ऐप जारी किया है? उल्लास, ठीक है ना, एक लर्निंग ऐप है उल्लास नाम से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये ऐप जारी किया गया है, ठीक है ना, उल्लास नाम से। और मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन है भाई? आपका आंसर होगा श्री धर्मेंद्र
प्रधान, धर्मेंद्र, ठीक है, प्रधान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, धर्मेंद्र प्रधान है। और यहां पर जो है ये उल्लास जो ऐप जारी किया गया है, ये नव भारत या नव भारत साक्षर कार्यक्रम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। किसका है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। याद रखना, मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके तहत आप 15 ईयर अगर प्लस के हैं तो आप अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे, कंट्री को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे सीखने की प्रवृत्ति लाइफ टाइम है ना आपके अंदर डेवलप की जाए, ये सब इस उल्लास के साथ आप सीख पाएंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका ए होगा बेटा। नेक्स्ट है, द बुक टाइटल मेमोरीज नेवर डाइज वाज लॉन्च्ड एज द ट्रिब्यूट टू। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में जो है लॉन्च की गई है? जल्दी से बताएं, मेमोरीज ऑफ डाइज। तो इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम की जो है मेमोरी के लिए जो है आपका जो बुक दी गई है, मेमोरीज नेवर डाइज, उनकी यादें जो है कभी खत्म नहीं होगी। इसके जो इस बुक के जो को ऑथर्ड है, को ऑथर्ड पूछा जा सकता है, कौन है? आपका APJ नशीमा मराइकर, MARAIKAYER, ठीक है। एंड इनके साथ है YS राजन। कौन है? YS राजन, ये इसके को ऑथर्ड है, ठीक है ना, को ऑथर्ड है, ये आपके याद रखना। और एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात करेंगे तो ये 2002 में इंडिया के 11th प्रेसिडेंट, ठीक है ना, अपॉइंट हुए थे या इलेक्ट हुए थे, 11वें हमारे राष्ट्रपति बने थे, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैडमिंटन प्लेयर हैज क्लीन्ड द जापान ओपन 2023 सिंगल मेंस टाइटल, ठीक है ना। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब जीता है? जापान, ठीक है ना, में एकल पुरुष का खिताब जीता है। जोनाटन क्रिस्टी को इसने डिफीटेड किया था। किसको? जोनाटन क्रिस्टी, जो कि इंडोनेशियाई का खिलाड़ी है, इंडोनेशियाई प्लेयर है ना, जोनाटन क्रिस्टी। तो कौन था ये? किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 का जो है एकल पुरुष खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर होगा भाई विक्टर एक्सलेशन, ठीक है ना। विक्टर एक्सलेशन जो है एक डेनिश प्लेयर है। कौन सा है? डेनिश प्लेयर है, ठीक है। तो विक्टर डेनिश प्लेयर है। तो विक्टर एक्सलेशन ने जो है, ये जो डेनिश प्लेयर है, इसने जो है एक इंडोनेशियन प्लेयर है जोनाटन क्रिस्टी को जो है डिफीट करके जो है अपने नाम जापान ओपन जो है कर दिया है। क्लियर हुई बात? तो आप यहां से इतना देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बैरी चिनाब्दम, ठीक है, बैरी चिनाब्दम 12 विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज न्यू वेराइटी ऑफ विच क्रॉप्स, ठीक है ना। तो याद रखना, बैरी चिनाब्दम की बात कर रहा है, चिनाब्दम, बैरी चिनाब्दम, ठीक है। ICRISAT के द्वारा, ICRISAT हैदराबाद के द्वारा जो है इसको अभी लॉन्च किया गया। ICRISAT क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च फॉर
इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। एक मिनट, इसको थोड़ा करेक्ट कर ले। क्रॉप्स रिसर्च फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और इसके साथ साथ एंड बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। एक्चुअल में ये जो क्रॉप्स की वैरायटी है ये ग्राउंडनट की है। किसकी है? ग्राउंडनट की। और ये ग्राउंडनट की है कि जो बरसात के बाद अभी इसको जो इंडिया में यूटिलाइज किया जाएगा, और ये एक्चुअल में बांग्लादेश में ये ग्राउंडनट की वैरायटी चलती थी। तो हैदराबाद में ICRISET और बांग्लादेश के एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसको अभी क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ये याद रखना, ग्राउंडनट की वैरायटी है। ठीक है। नेक्स्ट है बैनी सागर, जो हाल ही में खबरों में है। किस राज्य में स्थित है बैनी सागर? विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज अ प्लेस लोकेटेड इन विच स्टेट? बैनी सागर की बात हो रही है। ठीक है ना, बैनी सागर। तो बैनी सागर की अगर हम बात करेंगे तो बैनी सागर कहां है भाई? झारखंड में एक एंशियंट प्लेस है, एक प्राचीन स्थल है ना। और आर्कोलॉजिस्ट आपका जो हमारा इंडियन साइट्स है ASI की बात कर रहे हैं, तो ASI ने यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2003 में जो है यहाँ पर पहली बार खुदाई की थी, है ना। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2003 में यहाँ पर जो है पहली बार खुदाई की थी। और यहाँ अभी रिसेंटली कुछ फॉसिल्स मिले हैं, कोई एविडेंस मिले हैं जो माना जाता है कि 15th सेंचुरी से लेकर लगभग 16th 17th सेंचुरी के जो है आपके ये फॉसिल्स है, याद रखना, है ना। 5वीं शताब्दी से लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के जो अवशेष यहाँ से मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली है, कुछ आपके जो है चिन्ह मिले हैं, कुछ शिलाएँ मिली हैं। ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 2003 में तो खुदाई की थी यहाँ पर पहली बार, लेकिन अभी झारखंड की आपका बैरी सागर से जो है कुछ रिसेंटली अभी क्या कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, है ना, खुदाई के दौरान। तो याद रखना बैरी सागर नाम से एक डैम भी है। ये बैरी सागर नाम से एक जो डैम है, ये डैम आपका जो है MP में पड़ता है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में एक बैरी सागर नाम से एक डैम भी है। क्लियर? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट UT सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू रेबीज इन द कंट्री इन 2022? यानी देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में होती है? इसका आपको पता होना चाहिए। रेबीज आपको पता है एनिमल से फैलने वाली एक बीमारी है ना। रेबीज के कारण भारत में बहुत सारी मौतें हो रही है। और अभी रिसेंटली 2022 का डाटा है कि फर्स्ट पोजीशन पर दिल्ली है, ये याद रखेंगे आप। फर्स्ट पोजीशन में जो दिल्ली के दिखाया गया, लगभग 40 मौतें जो है यहाँ पर रेबीज के कारण होती है। 40 से 48 बोलेंगे, 48 मौतें यहाँ पर रेबीज के कारण होती है, 48। दूसरा नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर लगभग 38 मौतें दिखाई गई है। और फिर थर्ड नंबर अगर पूछा जाएगा तो आंध्रा भी लिख देंगे आप, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो एनिमल से होने वाली एक टाइप की बीमारी है, जैसे लाइक कुत्ता बिल्ली काट दे आपको तो रेबीज नामक बीमारी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है डेथ रेशियो हमारे पास कहाँ का दिखा रखा है? नई दिल्ली का, न्यू दिल्ली। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश आएगा, तो नई दिल्ली जो है दूसरे आपका पहले नंबर पर रहेगा। ठीक है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, will propose which personality as the visitor to all the IIMs। ठीक है ना। तो किस पर्सनालिटी को तो है एज अ विजिटर के रूप में जो है नियुक्त करके एक जो भारतीय प्रबंध संस्थान के द्वारा एक विधेयक, भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक जो लाया गया था, ये प्रस्ताव उसमें पारित किया गया था। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इंट्रोड्यूस विल इन लोकसभा, है ना। धर्मेंद्र
प्रधान इंट्रोड्यूस बिल इन लोकसभा, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने एक बिल लोकसभा में पास किया था, प्रेजेंट किया था, याद रखना। और इसमें जो है प्रेसिडेंट को, किसको, प्रेसिडेंट को एज अ विजिटर है ना घोषित किया गया। प्रस्ताव जो है प्रेसिडेंट के फेवर में आया, यानी प्रेसिडेंट जो है देश में जितनी भी आईआईएम है उसमें विजिटर के तौर पर काम करेंगे। और आपको पता है कि ये जो बिल लाया गया था 2017 में, जो आईआईएम एक्ट बना था, उसमें अमेंड करना था आईआईएम एक्ट ऑफ 2017 का जो आईआईएम एक्ट था उसमें क्या करता था, अमेंड करना था, ठीक है ना, उसके लिए लाया था बिल। देश में अगर हम टोटल आईआईएम की बात करेंगे, टोटल आईआईएम कितने हैं, आईआईएम कितने हैं भाई, तो आपका आंसर होगा 20। टोटल आईआईएम कितने हैं देश में, 20 आईआईएम है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रॉन इज सेटअप टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेमी कंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट। माइक्रॉन यानी भारत में पहली बार माइक्रॉन जो है एक सेमी कंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। और ये सेमी प्लांट कंडक्टर कहाँ लगाएगा, सबसे पहली बात ये माइक्रॉन है का, माइक्रॉन एक कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता कंपनी है, ठीक है, कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता कंपनी है, चिप निर्माता। और ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है, याद रखना, कहाँ की है, अमेरिका की है, चिप निर्माता कंपनी है ना। और ये भारत में जो है अपना एक सेमी कंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। कहाँ आप लिखेंगे, इसका आंसर होगा गुजरात में लगाने जा रहा है। कहाँ लगाने जा रहा है, गुजरात में। इसका जो इन्वेस्ट होगा है ना, इस पर जो इन्वेस्टमेंट दिखाया गया हो लगभग 2.75 करोड़ का है, याद रखना, 2.75 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा भारत इसमें, याद रखना, ठीक है ना। 2.7 करोड़, या करोड़ की जगह अरब डॉलर लिखेंगे आप, अरब डॉलर, ठीक है, इतना इन्वेस्ट होना है, ठीक है। 2.75 करोड़ अरब डॉलर का इस पर इन्वेस्टमेंट होना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहां लगेगा, ये गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, इंडियन कंपनीज हैज बीन अलाउड द लिस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू विच इंस्टीट्यूशन, यानी भारतीय कंपनियों को किस संस्थान के माध्यम से विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई है। अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई, आपको पता होना चाहिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा में किस प्रकार से जो है आपका जो है सूचीबद्ध किया जाएगा, तो आप कहता IFSC के द्वारा, ठीक है ना, IFSC, ठीक है, एक आपका कोड है IFSC, उसके द्वारा जो है सूचीबद्ध किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम क्या रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोटर फोर्स आपका मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, फटाफट से बताएं क्या लिखा है। एक इसमें खिलाड़ी है जैक डेनिस, ठीक है, जैक डेनिस was the first driver of the world, ठीक है ना। फर्स्ट ड्राइवर कहाँ का है, फर्स्ट ड्राइवर है कहाँ का, ब्रेकअप लिखना, ब्रिटेन का, या ब्रिटिश लिख सकते हैं आप, ब्रिटिश, who win all electric फॉर्मूला E चैंपियनशिप। क्या होगा, फॉर्मूला E चैंपियनशिप, ठीक है ना, विन ऑल फॉर्मूला E चैंपियनशिप।
यानी विश्व में जितने भी फार्मूला ई चैंपियनशिप हुई, वो जैक डेनिस जो कि ब्रिटिश ड्राइवर है, उसने जो लगभग सभी चैंपियनशिप क्या कर लिए, अपने नाम की है। और ये बोला है कि नाम क्या होगा मोटर स्पोर्ट्स का, जो इलेक्ट्रिक कार से चलेगी उसका नाम होगा फार्मूला ई बोले तो इलेक्ट्रिक कार से चलेगी। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये भी आपको याद रखना, जैक डेनिस नाम रहेगा। लिखा है देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है, कौन सा कैंप जो है हैज बीन स्टार्टेड ऑनर द आपका जो हमारे सोल्जर है, ब्रेव सोल्जर है ना, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी देश के लिए दी है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तो उनके लिए एक यहाँ पर अभियान शुरू किया गया है ना, एक कैंपिंग शुरू की गई है। तो क्या है, क्या लिखा है, क्या 4 ऑप्शन, देश के वीर जवान है, मेरी माटी मेरा देश है, देश के वीर सपूत है, मेरा भारत महान है। ठीक है, फटाफट से बताएं। तो इसका आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश। याद रखना, मेरी माटी मेरा देश मोदी गवर्नमेंट ने जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है लगभग यहाँ पर ये अभियान की शुरुआत की गई। इसमें लगभग जो है 7500 अलग अलग देशों से देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो है 7500 कलश लाए जाएंगे। उन कलशों में मिट्टियां लाई जाएगी और मिट्टी में कुछ प्लांट होंगे, ठीक है ना, 7500, और ये सारे के सारे गिदड़ होंगे, सारे के सारे एकत्रित होंगे कहाँ, दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश, यानी उनके नाम पर जो है ये जो है आपका प्लांट किया जाएगा, ये पौधे लगाए जाएंगे। ब्रिक्स स्टार्टअप फॉर्म विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, ब्रिक्स स्टार्टअप फॉर्म लिखा हुआ है, ब्रिक्स स्टार्टअप फॉरम, ठीक है ना, फॉरम विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो ब्रिक्स स्टार्टअप फॉरम किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स जो स्टार्ट हुआ है ना, या इस्टेब्लिश हुआ, तो इस्टेब्लिश तो एक्चुअल में ये 2009 में हुआ था ब्रिक्स, लेकिन उससे 2001 से जो है ब्रिक्स की पहल शुरू हो गई थी, है ना, स्टार्ट 2001 से हो गया था। और संगठन जो बना वो 2009 में बना, 4 कंट्रियों को लेकर, है ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, बाद में इसमें 2010-11 में इसमें आपका साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। तो अभी इस ब्रिक्स में कितने देश हैं, ब्रिक्स में अभी 5 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर की बात करेगा तो शंघाई इसका हेडक्वार्टर है, चाइना के अंदर, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो अभी जो एक स्टार्टअप फॉर्म जो तैयार हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा स्टार्टअप फॉर्म जो है भी तैयार किया गया इंडिया के द्वारा, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किस भारतीय अमेरिकी को टेल्सा का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। टेल्सा, याद रखना, किस भारतीय अमेरिका को टेल्सा का नया अधिकारी अभी नियुक्त किया गया है। टेल्सा क्या है, टेल्सा एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। क्या है, इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। कहां की है, अमेरिकन है ये, अमेरिकन। तो किसे नियुक्त किया गया भाई, टेल्सा का नया आपका जो है बोल सकते हैं क्या, सीईओ, ठीक है ना, नया सीईओ, वित्तीय कार्यकारी अध्यक्ष बोल सकते हैं, नया सीईओ बनाया गया है। तो आंसर होगा इसमें वैभव, किसको, वैभव तनेजा को जो है नया सीईओ बनाया गया, वैभव तनेजा। याद रखेंगे किसको बनाया गया, वैभव तनेजा को बनाया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई लघु फिल्म का शीर्षक क्या था। एशियाई खेलों में याद रखना, फर्स्ट एशियन गेम कब हुए थे भाई, फर्स्ट एशियन गेम की अगर हम बात करते हैं तो ये हुए थे न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, 1951 में, 1951 में फर्स्ट एशियन, ठीक है ना। और जो आपका अभी 2023 में होने वाला है 2023 में, ये चाइना के अंदर होगा, 19 एडिशन होगा। ये भी आपको याद रखना, कौन सा एडिशन होगा, 19वां एडिशन होगा। क्लियर,
कौन सा एडिशन होगा? 19वां एडिशन होगा। क्लियर? ये भी आपको याद रखना, 19वां एडिशन होगा। क्लियर? तो यहां पर जो है एक लघु फिल्म बनाई गई है, हल्ला बोल। याद रखना, हल्ला बोल। उसका शीर्षक क्या होगा? हल्ला बोल, है ना। अंडर द अम्ब्रेला कैंपिंग चीयर्स फॉर, है ना, इंडिया, हल्ला बोल इसका पूरा नाम रहेगा। तो ये हल्ला बोल इसका आंसर होगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 10 डेज मालाबार एक्सरसाइज दिस ईयर? यानी इस वर्ष जो है 10 दिन का मालाबार अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है या यूएसए है? मालाबार, ठीक है। तो मालाबार देश का जो अभियान या एक्सरसाइज जो शुरू हो रही है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन ले रहा है? इंडिया कर रहा है, यूएसए कर रहा है, और आपका जापान कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ठीक है, ये 4 कंट्रियां इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये कब से कब 10 दिन का होगा, जो कि 11 अगस्त से शुरू होगा और 21 अगस्त तक चलेगा ये। ठीक है, 11 से 21 अगस्त तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हु विल लीड द इंडियन टीम द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? यानी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो भारतीय टीम का नेतृत्व जेवलिन थ्रोवर, आपको पता है जेवलिन थ्रोवर कौन है भारत के, है ना, जो भाला फेंकने वाला है, भाला। तो आपको पता है कौन है भाई? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है इसको क्या करेंगे भाई? लीड करेंगे। याद रखना, नीरज चोपड़ा। और ये कहां होगा? ये हंगरी बुडापेस्ट में। कहां होगा ये? विश्व आपका एथलेटिक चैंपियनशिप हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट में जो है होने वाली है चैंपियनशिप। ठीक है ना, हंगरी बुडापेस्ट में। ठीक है, याद रखेंगे, हंगरी बुडापेस्ट में होने वाली है। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्या लाया था भाई? गोल्ड। ठीक है ना, कहां से? टोक्यो ओलंपिक से। तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या लाया था? जेवलिन थ्रोवर में क्या लाया था? गोल्ड मेडल लाया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। विच इंडियन प्लेयर हैज वोन द डबल्स टाइटल इन थ्रो वुमेन टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट इन स्पेन? किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल में खिताब जीता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताएं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताएं। हाँ जी, बोले। तो आंसर होगा प्रार्थना थोम्बरे। ठीक है, प्रार्थना थोम्बरे ने लाया। और ये प्रार्थना थोम्बरे कहां से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र। याद रखना, प्रार्थना थोम्बरे महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। इनके साथ एक रशियन प्लेयर थी, अनातासिया। ठीक है, अनास्तासिया लिख सकते हैं, एक रशियन प्लेयर थी। इन्होंने फ्रांस के प्लेयर को हराया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन आर्चरी? है ना, तीरंदाजी में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनी? कौन भारतीय सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनी? जल्दी से बताएं। ठीक है ना, आंसर होगा इसका, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, आदिति स्वामी। आदिति स्वामी की उम्र केवल 17 वर्ष है, 17 ईयर्स, है ना। और ये सबसे कम उम्र में जो है तीरंदाजी मतलब आर्चरी धनुष प्रथा की अगर बात करेंगे, और कहां से बिलोंग करती है? ये महाराष्ट्र से। ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ठीक है, वैसे अगर हम आर्चरी की बात करेंगे, तीरंदाजी किसका नेशनल गेम है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल गेम कहाँ का है ये नेशनल गेम? भाई भूटान का है ये।
कहाँ का है? भूटान का। भूटान का नेशनल गेम है ये। कहाँ का है? भूटान का। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री विल बी मॉडर्नाइज्ड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? कौन सी? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मोदी गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में 6 अगस्त 2023 को, कब? 6 अगस्त 2023 को ये स्कीम शुरू की है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट ने जो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू की है कि भाई जो भारत के ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको आधुनिकीकरण में लाना है, जिनको थोड़ा सा मॉडरेट करना है, तो ऐसे ही कितने रेलवे स्टेशन हैं जिनको मॉडरेट की कैटेगरी में लाना है? लगभग 508 है ना, रेलवे स्टेशन को जो है अभी मॉडराइज करना है। और आप जानते हैं कि थोड़ा सा रेलवे के बारे में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रेन जो भारत में चली थी, थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। और डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, इस ट्रैक की अगर बात करेंगे तो कितना ट्रैक था? ये ट्रैक लगभग 34 किलोमीटर का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर? इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर, भारत का नंबर 1 चेस प्लेयर कौन बना है? ठीक है, फटाफट से बताओ, भारत का नंबर 1 चेस प्लेयर कौन बना है? बोलो। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड का, मैग्नस चार्लसन। ठीक है, मैग्नस चार्लसन जो है, कार्लसन सॉरी, मैग्नस कार्लसन जो है फर्स्ट प्लेयर होगा वर्ल्ड का। फर्स्ट किसका? वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का पहला प्लेयर होगा। और इंडिया का जो पहला प्लेयर बन गया वो है गुकेश दी। कौन बना? गुकेश दी। इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें, वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग है 9th और विश्वनाथ आनंद की है 8th, और वर्ल्ड में फर्स्ट रैंकिंग है मैग्नस चार्लसन की। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, वर्ल्ड में रैंकिंग कौन देता है? तो आपका आंसर होगा फीडे। फीडे वर्ल्ड में जो रैंकिंग देता है, और फीडे को इस्टेब्लिश किया गया था कब भाई? फीडे इस्टेब्लिश हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, रैंकिंग कौन देता है? फीडे देता है। और 1924 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है वर्ल्ड में जितने भी प्लेयर है। कौन? फीडे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली? यानी भारत में अभी कौन से क्रिकेटर ने ये अनाउंस किया कि मैं अब संन्यास ले रहा हूं? ठीक है, तो क्रिकेट जगत की अगर बात करेंगे तो भारतीय क्रिकेटर में संन्यास लेने वाले हैं कौन? मनोज तिवारी। और ये मनोज तिवारी कहां से खेलते हैं? बंगाल से। बंगाल की रणजी ट्रॉफी में ये खेलते हैं बंगाल से, है ना। अगर हम डबल सेंचुरी की बात करें, दोहरे शतक की बात करें, दोहरे शतक, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये रहता है दोहरे शतक वनडे में। ठीक है, अब तक कितने लोगों ने वर्ल्ड में मारे हैं? तो 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं, जिनमें से भारत के 4 लोग मिलेंगे आपको, जैसे रोहित शर्मा हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, सुमन गिल भी हो गया। तो सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी मारी है, रोहित शर्मा। ये भी आपको याद रखना, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स। तो रोहित शर्मा ने सबसे अधिक डबल सेंचुरी मारी है, 3 बार। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू मॉनिटर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री? देश भर में बाल देखभाल के लिए, निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल अभी लॉन्च किया है? जल्दी से बताएं आप लोग फटाफट से। ठीक है, इसका नाम है मासी पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है बेटा? मासी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सिम्सलेस, है ना, इंस्क्रिप्शन। तो आपका जो है ये पोर्टल लॉन्च किया है। और लॉन्च किसने किया? अभी
जो हमारा चाइल्ड केयर संस्थान है या फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है ना, उसके द्वारा जो है ये मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली लॉन्च, ठीक है ना, जालदोस्त एयरबोट। जालदोस्त एयरबोट की अगर बात करें, हाल ही में किस संगठन ने जलदोस्त एयरबोट लॉन्च किया है? जल्दी से बताएंगे, जलदोस्त एयरबोट लॉन्च किया है। एक्चुअल में जलदोस्त एयरबोट है क्या कि जो दलदल वाला क्षेत्र है जहाँ पर बोल सकते हैं खरपतवार वाली जो घास उगाती है पानी में, है ना, पानी में खरपतवार वाली घास उगाती है या फिर कचरा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ के लिए जो है एक एयरबोट ये बनाई गई है ना। किसके द्वारा बनाई गई है? नेशनल आपका एयरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है कि वहाँ पर भी ये अच्छी खासी अपना जो है वर्क करेगी, चाहे पर जहाँ पर जल में पानी में उगने वाले जो घास है, जैसे जिसको हम खरपतवार बोलते हैं, या फिर कहीं से घरों से फैक्ट्रियों से कूड़ा कचरा जो नदियों में डाल दिया जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर उसको या तो साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर जो है इस बोट्स का यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज द 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी बीइंग ऑर्गेनाइज? 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में हुआ है? पटना है, हैदराबाद है, चेन्नई है या वाराणसी है? जल्दी से बताओ कहाँ होगा, ठीक है। इसमें 6 टीमें भाग लेगी। कितनी टीम भाग लेगी? 6 टीम्स भाग लेगी इसमें, और ये होगा कहाँ? चेन्नई में। कहाँ होगा? चेन्नई में होगा जी, ठीक है ना, चेन्नई में होगा। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान होगा, साउथ कोरिया और मलेशिया। इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, चाइना होगा, जापान होगा, कोरिया होगा एंड मलेशिया होगा, ठीक है। ये सारी की सारी 6 टीमें जो है इसमें भाग लेगी। क्लियर हुई बात? और कहाँ होने वाला है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड टेक चंद्रयान 3 टू रीच द लूनर ऑर्बिट आफ्टर जर्नी बिगन? चंद्रयान 3 को अपनी यात्रा शुरू होने के बाद चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिस रॉकेट्स के द्वारा ये जा रहा है LV-M3, है ना, V4 के नाम से जाना जाता है ना, किसके द्वारा? M4 के नाम से जाना जाता है, और इसको बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। बाहुबली रॉकेट के नाम से भी आता है, ठीक है, याद रखना। इसको जो है लॉन्च किया गया था, अगर लॉन्चिंग डेट पूछा जाएगा तो लॉन्च कब किया गया था भाई? इसको 14 जुलाई को 2003, 14 जुलाई 2023 को, सॉरी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कितने बजे? टाइमिंग पूछेगा 2:35 PM, ये आपको पता होना चाहिए, 2:35 PM, ठीक है ना। और इस पर लगभग 615 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे तो 615 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, है ना। और याद रखना, ये लगभग 23 से 24 अगस्त की अगर हम बात करेंगे तो ये चंद्रमा के साउथ पोल पर, कौन से पोल पर? साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। याद रखना, साउथ पोल पर पहुंचेगा, लैंड करेगा 23 से 24 अगस्त को साउथ पोल पर लैंड करेगा। भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। याद रखना, भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोल पर जो है चंद्रयान 3 को लैंड करवाएगा। लेकिन इसने अभी कक्षा में पहुंचने की बात की है, तो लगभग 23 दिन में ये जो है चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचेगा। क्लियर हुई बात? आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, लिखा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 6, ठीक है ना। तो लिखा है 6 अगस्त को मनाए जाने वाले हिरोशिमा दिवस का क्या महत्व है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो सेकंड वर्ल्ड वार में अमेरिका की तरफ से एक तो 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945, है ना, 2 जगहों पर जो है परमाणु हमले किए थे। 6 अगस्त को कहाँ किया गया था? हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को कहाँ किया गया था? नागासाकी पर, ठीक है, नागासाकी पर। क्लियर? तो 6 अगस्त को नागासाकी पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर और 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे। तो ये लिखा है इतिहास में पहली बार परमाणु बमबारी का अवलोकन किया गया था। ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में ये 30 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। इनको अच्छे से पढ़िएगा।
जितना अब तक करंट अफेयर में पढ़ाया जा रहा है उनको डेली एक बार रिवीजन जरूर करेगा। एनडीए का एग्जाम आपका नजदीक है, 23 सितंबर को होने वाला है। 10 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में करंट अफेयर से रहते हैं, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अच्छे से जितना अब तक वीडियो आई है डीडीए की तरफ से, ठीक है ना, दून डिफेंस एकेडमी जो संदीप सर की है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उनको रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.